हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ऑन योर फिंगर टिप्स। आज हम थर्ड पार्ट ऑफ रीऑर्डरिंग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे, समझ आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लेट्स सी reordering, how to make a meaningful sentence from the jumbled words। हम इसमें पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट में हमने पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हमने दोनों पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ लिया है। फर्स्ट पार्ट में इसके हमने सब्जेक्ट को पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हमने इसके प्रेडिकेट को पढ़ा था। जो प्रेडिकेट का पार्ट था वर्ब, उसको हमने पढ़ा, तो उसको हमने वहाँ पढ़ा केवल फाइनाइट वर्ब के रूप में। आज यहाँ हम वर्ब के दोनों पार्ट को फिर से एक बार डिटेल देखेंगे। चूँकि फाइनाइट वर्ब हम पढ़ चुके हैं, उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब को हम डिटेल में पढ़ते हैं। वर्ब को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। डिफरेंस क्या है दोनों में? फाइनाइट वर्ब वो होती हैं द वर्ब्स विच चेंज इट्स मीनिंग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द वर्ब। यानी जो वर्ब अपने मीनिंग को सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के जेंडर के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार और वर्ब के टेंस के अनुसार बार बार चेंज करती रहती हैं, उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक एग्जांपल यदि हम देखें, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, I go to school, we go to school। अब देखिए यहाँ ये फाइनाइट वर्ब है। जब ये सब्जेक्ट ही था तब इसका अर्थ आता है वह स्कूल जाता है। जैसे ही इसका जेंडर चेंज हुआ, ये क्या था? मास्कुलिन। और जैसे ही फेमिनाइन जेंडर हुआ तो वर्ब ने अपना अर्थ चेंज कर दिया और क्या हो गया? वह स्कूल जाती है। तो नंबर वही रहा, टेंस वही रहा, पर्सन वही रहा, लेकिन जेंडर चेंज हुआ। जैसे ही जेंडर चेंज हुआ वर्ब ने अपना अर्थ भी चेंज कर दिया। अब पर्सन चेंज हो गया, नंबर सेम है, ये भी सिंगुलर नंबर, ये भी सिंगुलर नंबर, ये भी सिंगुलर नंबर, लेकिन ये दोनों क्या थे? ये थर्ड पर्सन थे, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन हुआ। जैसे ही फर्स्ट पर्सन हुआ तो इस वर्ब ने अपना अर्थ चेंज करके क्या कर दिया? जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये तीनों क्या थे? सिंगुलर। हमने नंबर चेंज कर दिया, ये भी फर्स्ट पर्सन था, ये भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में ये सिंगुलर था, ये प्लूरल था। जैसे ही प्लूरल हुआ फर्स्ट पर्सन में तो वर्ब ने फिर अपना अर्थ बदल दिया, हम स्कूल जाते हैं। अब देखें, जाता है, जाती है, जाता है और जाते हैं, बार बार वर्ब अपना अर्थ चेंज कर रही है। और यदि टेंस चेंज हो जाए, ही वेंट टू स्कूल, अब टेंस चेंज हुआ वर्ब का तो वर्ब फिर अर्थ बदल गया, वह स्कूल गया। अब जाता है, जाती है, जाता हूँ, जाते हैं, गया। तो बार बार जो वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जेंडर ऑफ सब्जेक्ट, पर्सन ऑफ सब्जेक्ट के और टेंस ऑफ द वर्ब के अकॉर्डिंग बार बार अपना मीनिंग चेंज करती रहती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मेरे आने वाले लेक्चर्स में जब सिंथेसिस एक टॉपिक होगा तो सिंथेसिस में मैं इसको और भी डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फिर वो जस्ट अपोजिट होगी। अब फाइनाइट वर्ब को आपने डिटेल में पढ़ा है। फाइनाइट वर्ब को दो वर्ब पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। ऑक्सिलरी को फिर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। जो मेन वर्ब होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये टॉपिक आप पिछले लेक्चर में मेरा डिटेल में पढ़ चुके थे। अब आज हमारा फोकस होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो किसी भी कंडीशन में अपना अर्थ चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट का नंबर बदलने पर इनका अर्थ चेंज नहीं होता,
सब्जेक्ट का जेंडर बदलने पर इनका अर्थ चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट का यदि पर्सन बदलता है तब भी इनका अर्थ चेंज नहीं होता, और यदि वर्ब का टेंस भी बदलता है फाइनाइट वर्ब का, तब भी नॉन फाइनाइट वर्ब के मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। इट मीन्स दे नेवर चेंज देयर मीनिंग। द वर्ब विच often change their meaning according to subject, number, person, gender and tense of the verb are known as finite verb, and the verb never change their meaning whether the numbers, genders, person or tense of the verb change or not. So those verbs are known as non-finite verb. Non-finite verbs are of three kinds. First, participle. Second, infinitive. And third, gerund. Participle further divided into three: present participle, past participle, and perfect participle. Infinitive, simple, infinitive, active, simple, infinitive, passive, perfect infinitive, active, perfect infinitive, passive, and gerundial infinitive. And gerund is only one kind, that is gerund. So let us see what is present participle, what is past participle, what is perfect participle, what is simple infinitive active, simple infinitive passive, perfect infinitive active, perfect infinitive passive, and gerundial infinitive. And what is gerund? दोस्तों, इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डबल वर्क करते हैं। यही वर्ब का काम भी करते हैं तो दूसरी जगह पर जाकर के यही नाउन का कार्य भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव का कार्य भी करते हैं, इसलिए इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। present participle. What is present participle? Verb first form plus ing equal to present participle. मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जो वर्ब की फॉर्म हमें प्राप्त होती है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसी फॉर्म का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में हम करते हैं तो वहाँ इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ होता है, तो वहाँ ये वर्ब का कार्य करती है। मैंने बताया ना डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच इनको कहते हैं, तो वहाँ ये वर्ब का कार्य करती है, लेकिन यहाँ ये दूसरा कार्य करती है। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो मीनिंग होता है वो हुआ, हुई, हुए या कर, इनसे समाप्त होता है। यहाँ ये एडजेक्टिव का कार्य करती है, मोस्टली एडजेक्टिव का कार्य करती है, और इनका जो यूज होता है वो सिंथेसिस में होता है। जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसलिए क्योंकि रीऑर्डरिंग में इस तरह के सेंटेंसेज आ जाते हैं जिनमें ये वर्ब्स दी होती हैं, तो फिर वहाँ किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, रीऑर्डरिंग कैसे की जाए उसके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ।
अब देखिए इस तरह का सेंटेंस हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? यूज़ वहाँ करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ वहाँ होता है जहाँ कोई सब्जेक्ट दो कार्य एक साथ कर रहा हो, या एक कार्य को फिनिश करने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू करता हो, या दूसरे कार्य के लिए पहला कार्य जरूरी हो जहाँ करना, वहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल देखें। ईटिंग the mangoes, I watched TV. Eating the mangoes, I watched TV. This part before comma, this part is non-finite verb part, and this is watched finite verb, and this part is known as main part of the sentence. Now here I, subject is I, and subject do two works at a time. I was eating the mangoes and I was watching the TV. Both the work, watching the TV and eating the mangoes, were doing together by the single subject. So, if the subject does two work together, we use present participle. And here the main important thing is, sometime two work went together, going on together, and subject is single, and sometimes subjects are different. Subjects are different. In this condition we use both the subject. For example, it being dark, I return home. Now this part of the sentence has its own subject it, and this part of the sentence has its own subject I. So both the subjects are different. We mention both the subjects. What is this? Here is a question. If verb in the sentence is verb be, means is, are, am, was, were, will be, and shall be are given. What is present participle? Verb first form plus ing. If verb is given verb be, यानी वर्ब के रूप में इज, आर, एम, वाज, वर दिया हो, तो इज में आई एन जी नहीं जोड़ सकते, आर में आई एन जी नहीं जोड़ सकते, एम, इन सभी कंडीशंस में हम बी के साथ आई एन जी जोड़ते हैं। तो क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? इन सब के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बी प्लस आई एन जी इक्वल टू बीइंग होता है। वर्ब चाहे इज हो, आर हो, एम हो, वाज हो, वर हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो फॉर्म होगी वो बीइंग ही होगी। Is that clear? So, if subjects are same, we use single subject for both the clauses. If subjects are different, we mention both the subject. Now, here is an important thing. Severally, this question is asked.
This sentence has four parts, P, Q, R, S, but all four parts are jumbled. The correct sequence of the sentence is P, Q, R, S, second. Third. And fourth. PQRS, SRQP, SQRP, SRPQ. Which is the correct answer? What is the correct sequence of the sentence? This kind of questions are often asked in the competition exams. Now see what is the correct answer. A dead cow, I saw the road walking on. The correct answer, see, let us see. I saw a dead cow walking on the road. I saw Q. A dead cow, P. Walking on R. The road, S. I saw a dead cow walking on the road. Q, P, R, S. Q, P, R, S. This may be possible answer. Q, P, R, S. But understand the sentence. I saw a dead cow walking on the road. I saw a dead cow walking. Cow is dead, but walking on the road. How dead cow may be walk on the road? So sequence of the sentence is गलत. सही क्या है? Walking on the road, I saw a dead cow walking on S. Road R. I saw P. A dead cow P. SRQP. Correct answer is SRQP. Why? Because I saw a dead cow and I was walking along the road, walking on the road. Both the work walking on the road was done by I and saw a dead cow also done by I. So both the clause have same subject. I सड़क पर टहल रहा था और I ने ही डेड काऊ को देखा. The correct sequence is SRQP. So your answer is SRQP. So walking on the road, I saw that. Difference is subject is same. Means one single subject was doing two work together. This subject was walking on the road and this subject saw a dead cow. Is that clear? Another kind of question maybe. Here Q P R S Q R S P R S P Q
SRQP. What is the correct sequence? Correct sequence is I saw a burning deck there. I saw a burning deck. Understand? In this condition, this present participle is working as an adjective, and this modify the deck. This noun प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य भी करता है जब वो किसी नाउन के पहले आकर के उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है. अब यहाँ डेक से पहले आकर के बर्निंग, बर्न प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ आकर के वो डेक को मॉडिफाई कर रहा है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का आई सॉ ए बर्निंग डेक देयर. सी बोथ द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. देखा किसने? आई ने. और जल कौन रहा था? डेक. मैंने एक जलते हुए तख्ते को मैंने वहाँ एक जलते हुए तख्ते को देखा. तो देखने का काम आई कर रहा था और जल कौन रहा था? तख्ता जल रहा था. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब ही यूज किया जाता है जब दो कार्य साथ साथ हो, या एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है. एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य कैसे होता है? वो इस तरह से हो सकता है. इस सेंटेंस में एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा शुरू हो जाता है. जैसे ही पहला कार्य फिनिश होता है तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता है. क्या होगा? PQRS जो सही सिक्वेशन है, PQRS या QPRS, थर्ड SRQP and fourth SPQR. Subject is only one, the farmer. Farmer sees snake and farmer ran away. So first this work has happened on seeing a dangerous snake. The farmer ran away. On seeing a dangerous snake, PQ, the farmer ran away. Correct sequence is QPRS. Your answer is QPRS. QPRS. Correct answer is QPRS. Farmer see the snake. As he see the snake, he ran away. Means as soon as first work is finished, second work started. जैसे ही स्नेक को देखता है फार्मर दौड़ पड़ता है, भाग जाता है. पास्ट पार्टिसिपल. On the detail, we will see this topic in the synthesis. Here
only introduction for reordering. Past participle. What is past participle? Third form of verb. Third form of verb when used as adjective. We use third form in perfect tenses, but there they are finite verb. But in past participle they act as an adjective. For example, rotten mangoes. This is noun and this is third form of the verb. Modify the mangoes. Rotten mangoes. कैसे mangoes हैं? सड़े हुए. Here deserted village. This is noun and this is adjective. Third form of the verb. Modify village. Tired player. Noun. Third form of the verb, but modify the player. So third form of the verb is known as past participle and also act as an adjective. So this was the past participle. And then past participle often used when third form of the verb modify the noun or given in another sentence. Perfect participle having plus third form of the verb called perfect participle. Perfect participle is used in a sentence when one work from the two works happen earlier and after some time second work is started. It means two works, two action, two incidents took place one after another, but there is time gap in both the actions. For example, having finished his work, comma, he went to play. This work finished first and then this work. There is time gap in both the actions, both the works. First he does this work, finish his work, and after that, after finish this work, he went to play. So difference in the present participle and perfect participle is that there is time gap. If there is no time gap, we use present participle. यदि दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल नहीं होता, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं. यदि दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल होता है तो उस कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब इज इन्फिनिटिव वर्ब. First, simple infinitive active. To plus first form of the verb. Students, second part of the
infinitive verb is a non-finite verb is infinitive verb, and we will see this topic in our next lecture. Thank you.